Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing my honors from University of Delhi. And let's get started with our today's video. Let's get started with our today's video, which is going to be for the rights in the Indian Constitution. So in the beginning मैं आपको बता दूँ, ये वाला चैप्टर ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाली है आपके इस चैप्टर का. और ये चैप्टर आपका एकदम लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे ही है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय लाइक रिलीज बाय द CBSE बोर्ड हियर. तो लास्ट पार्ट में ना मैंने करवा दिया था आपका पूरे फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर लिए थे. इस वाले में हम डिस्कस करेंगे रिट्स. देखिए रिट्स क्या होती हैं. रिट्स ना इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो स्पेशल ऑर्डर इशू करता है हमारा कोर्ट, वो होती है रिट्स. ठीक है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस एक स्पेशल तरह का ऑर्डर है जिसमें द कोर्ट ऑर्डर अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट. It can also order to set free an arrested person if grounds of arrest are not lawful or satisfactory. किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि भैया जिसको अरेस्ट किया है उसको वापस लाओ यहाँ पे, और ये भी आदेश दे सकता है कि उसको फ्री कर दो क्योंकि जिस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया था वो लॉफुल नहीं थे, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो यू आर सपोज टू लीव दैट पर्सन. मैंडेमस की बात करते हैं. ये जो मैंडेमस वाली रिट है ये इशू की जाती है जब कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है और पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो अपनी लीगल ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है और किसी इंडिविजुअल का राइट इन्फ्रिंज कर रहा है. इस केस में जो है ये रिट इशू की जाती है. प्रोहिबिशन की बात करती हैं. प्रोहिबिशन इज लाइक दिस रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड द केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन. मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने या फिर सबऑर्डिनेट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं कोई ऐसा केस ले लिया जो उनके ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं है, उनको अलाउंस ही नहीं है वो करने की, स्टिल दे डिड इट. तो इस केस में जो हायर कोर्ट है वो रिट इशू करेगा कि भैया ये वाला केस मुझे ट्रांसफ़र करो, दिस डजंट फॉल इनटू योर ज्यूरिडिक्शन हियर. क्वो वारंटो की बात कर लेते हैं. क्वो वारंटो क्या होता है, ये अलग तरह का रिट होता है. ठीक है, जिसमें इफ अ कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज द राइट ऑफ क्वो वारंटो. आई एम नॉट अ स्कूल प्रिंसिपल स्टिल बट आई एम एक्टिंग लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल. मेरे खिलाफ ये रिट जो है वो इशू की जा सकती है बिकॉज आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो. सर्टियोरेडी की बात कर लेते हैं. This was the court order that the lower court or the another outfitters to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. कोई ऐसा मैटर जो पेंडिंग है लोअर कोर्ट को, तो हायर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है अभी हो गया तुम्हारा, मुझको दे दो ये, ठीक है, तुम अपना देखो, मुझको ये कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र करो. सो दिस इज़ व्हाट आर लाइक ऑल द रिट्स विच यू नीड टू रिमेंबर इनटू योर चैप्टर हियर. आगे बात कर लेते हैं DPSP के बारे में, क्योंकि भाई फंडामेंटल बात की है तो फिर DPSP तो करनी पड़ेगी. DPSP आप कह सकते हो आर इन द फॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एट द स्टेट्स. मतलब through these principles are non-justiciable, they are fundamental in the governance of the country, and the idea principle of state policy has been taken from Irish Republic. Affirmative actions taken by government. Let's consider Maharashtra government or UP government decided to provide a laptop for all the students who secured 95 plus into their board examination. Now they did it for a year. अभी नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन में आते हैं उनके लिए स्कीम नहीं है. यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट एंड कैन से दैट कि भैया पिछले साल वालों को तो लैपटॉप दिया था, हमको नहीं दिया. सो दीज एक्चुअली फॉल्स इनटू DPSP. मतलब सरकार के पास ये अधिकार है, आप ऐसे अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अलग अलग स्कीम्स बनाओ भाई, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट जैसे जस्टिशिएबल नहीं है. जैसे कि इन द रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप कोर्ट मूव कर सकते हो, लेकिन अगर अगली साल सरकार ने लैपटॉप नहीं दिया तो आप वापस कोर्ट के पास जाके नहीं कह सकते कि ये सरकार लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करी है, लास्ट ईयर दिया था. ये जस्टिशिएबल क्योंकि नहीं है यहाँ पे. आगे देखते हैं. जो DPSP है, DPSP के तहत ही 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया ग्रांटिंग पंचायती राज. स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर आर्टिकल 38 1950 में किया गया था ये. ठीक है,
criminal procedure law 1973 by separating judiciary from the executive of public services under article 50. 86th constitutional amendment किया गया 2002 में to include article 21A जिसमें आता है education of a fundamental right article 45 here. Minimum wage act, okay, minimum wage act 1948 under article 39, maternity benefits act 1961 under article 42 in 1976 and 42nd amendment जिसमें जो है list of fundamental duties of citizens का addition होता है by passing this one. So you see that all these are for the people's welfare or for the society welfare, तो ये DPSP कहलाते हैं. आगे देख लेते हैं. आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो होता है फंडामेंटल राइट एंड DPSP में कई बार डिफरेंस आता है, तो देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या है? दीज आर नेगेटिव इज द प्रोफाइल ऑफ अ स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. मतलब ये इन नेचर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब है ये सरकार को बता रहे हैं यू कैन नॉट कर्टेल दैट पर्सन्स फ्रीडम, यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम प्रीचिंग इट्स रिलीजन, यू कैन नॉट शो द इनइक्वालिटी. सो दीज आर नेगेटिव इन सेंस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव होते हैं बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड कि भाई स्टेट से तुम कुछ पॉजिटिव काम करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द दैट स्टेट और द country we can say. These are justiciable is that कि these are legally enforceable by the courts and in case of their violation. ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं क्योंकि ये लीगली एनफोर्स नहीं होते हैं कोर्ट्स के द्वारा इन केस ऑफ देयर वायलेशन. दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स. इसके लिए कोई लीगल हमको इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए. आपका जन्म हुआ एंड यू गॉट दीज फंडामेंटल राइट्स, दैट्स इट. हालांकि ये वाले जो है ये मॉरल होते हैं, पॉलिटिकल सैंक्शंस उन पर रिक्वायर्ड होती है. दीज हैव लीगल सैंक्शंस. अच्छा ठीक है, एक्चुअली ना जस्ट अ थिंग आई नीड टू कवर दिस वन. दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते. ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा से ही चला आ रहा है कि लैपटॉप मिलेगा ऑल दोज हू सिक्योर 95+. नो, these have I mean to say they have legal sanctions, they do not have a legal sanctions but have a moral and political sanctions here. इनका काम है यानी कि फंडामेंटल राइट्स का काम है establishing political democracy in the country, whereas directive principles का काम है establishing social and economic democracy in the country here. So you remember the differences between these. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आते हैं आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लेना, ठीक है. NHRC ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, established on 12 October 1993. इट्स स्टैचू कंटेन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. आप देख ही सकते हो, अमेंड किया गया था 2006 में. जो NHRC है इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज़ कंसर्न कि हमारे जो लोग हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो और ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन किया जाए, क्योंकि आपने अगर मानव के रूप में जन्म लिया है, दिस इज समथिंग दैट यू डिजर्व. अभी देख लेते हैं NHRC का हमको पूरा कॉम्पोजिशन देखना है. इसमें होता है चेयरमैन. चेयरमैन कौन होगा? हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI हमारा. अभी अंदर और स्ट्रक्चर देखते हैं. एक मेंबर इसमें लिया जाएगा हु हैज़ बीन अ जज और हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एक वो लिया जाएगा जो जज रह चुका है या फिर है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का. 2 मेंबर लिए जाएंगे जिनको नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी लिए जाएंगे यानी कि चेयरमैन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कमीशंस. कौन कौन से? एक तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से हमारा एक मेंबर आएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से हमारा एक मेंबर होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से एक होगा एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से. तो इन सभी से जो है मिलकर ये बनता है पूरा कॉम्पोजिशन. आप देख सकते हो 4 मेंबर इन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये हो गए डिफरेंट नेशनल कमीशन से, और 3 तो ये हो गए, नहीं 3 नहीं एक्चुअली यहाँ पे 4 भी हैं, तो टोटल 8 समझ लीजिए आप. गॉट इट? आगे देखते हैं. सो समथिंग अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी दैट वी नीड टू रिमेंबर. मैंने बात की थी एक ज़माने में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट नाउ वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट. जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में देखते हैं कि पास किया गया था. दैट इंसर्टेड लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हियर. फाइन. और अच्छा, आई वांटेड टू करेक्ट हियर,
1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सुधार किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया जाता है। 1978 में 43rd अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट टू प्रॉपर्टी को लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा देता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस इनटू आवर अपकमिंग चैप्टर्स कि क्या हुआ था। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, केशव नंदा भारती केस के बाद ना, केशव नंदा भारती केस के बाद ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये फंडामेंटल से प्लेन राइट बन गया और प्लेन लीगल राइट बन गया। वो क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं DPSP को इम्पैक्ट कर रहा था, इसकी वजह से। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर सपोज टू कवर इनटू आवर चैप्टर। हालांकि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट आस्क मी द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस चैनल। आप ना मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। इसके नोट्स ना जल्दी से मैं स्टडीशिप गद्दी के वेबसाइट पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप मुझसे मेरे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माई अदर YT चैनल, ये तो स्टडीशिप गद्दी 2 है। आप इसके कम्युनिटी एंड प्लेलिस्ट पे भाई एक्टिव रहा करो, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये मेरा फर्स्ट चैनल स्टडीशिप गद्दी हियर। Thank you so much for watching this. Let's meet into our next session which is going to be very soon. तो अब शायद हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। या थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।